अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन माय चैनल। माय नेम इज अब्दुल करीम। और आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पढ़ेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को फंक्शन के आर्गुमेंट में कैसे पास कर सकते हैं। जैसा हम पहले डिफरेंट डेटा टाइप्स को फंक्शन के आर्गुमेंट में पास करते थे, जैसे इंटीजर, फ्लोट हो गया, वेक्टर हो गया, तो हम उसको फंक्शन के आर्गुमेंट में पास करते थे, यानी एज अ आर्गुमेंट हम देते थे। तो हम ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हम सबसे पहले ये तो देखेंगे हम ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज करें आप ये एक डेमो नाम की क्लास है जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी, और इसके अलावा यहाँ पे नीचे कुछ सपोज कर लें आप कुछ फंक्शंस की। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर कुछ भी डेटा बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं, तो क्लास कोई मेमोरी रिजर्व नहीं करता। जो मेमोरी रिजर्व करता है वो क्लास का ऑब्जेक्ट करता है। यानी मैं डेमो क्लास का सपोज करें T1 ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो ये T1 ऑब्जेक्ट मेमोरी रिजर्व करेगा, क्लास मेमोरी रिजर्व नहीं करेगा। अब ये T1 ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी रिजर्व करेगा, हम T1 ऑब्जेक्ट की क्लास में जाएंगे और देखेंगे कि क्लास में कितने डेटा मेंबर हैं। तो इसके अंदर दो डेटा मेंबर हैं, ए एंड बी। ठीक है, तो सपोज करें कि जो इंटीजर ए है वो 2 बाइट रिजर्व करता है। ठीक है, तो बी भी इंटीजर है, वो भी 2 बाइट रिजर्व करेगा। तो टोटल कितने बाइट हो गए? टोटल 4 बाइट हो गए। ठीक है, तो हमारा ये जो T1 ऑब्जेक्ट है 4 बाइट रिजर्व करेगा। राइट, अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं T2 डेमो क्लास का, तो ये T2 भी 4 बाइट ही रिजर्व करेगा। ठीक है, जैसे हम करेक्टर को कहते हैं कि वो 1 बाइट रिजर्व करता है, इंटीजर 2 बाइट करता है। इंटीजर वैसे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट बाइट रिजर्व करता है, हम सपोज कर लेते हैं कि 2 बाइट रिजर्व करता है। ठीक है, फ्लोट 4 बाइट रिजर्व करता है। तो ऐसे अब ये जो डेमो क्लास का T2 ऑब्जेक्ट है वो 4 बाइट रिजर्व करेगा, अगर हम कहते हैं कि इंटीजर 2 बाइट रिजर्व करता है। ठीक है, अब ये जो हमने T1 ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। अब T1 के अंदर दो हमारे डेटा मेंबर्स हैं, एक A है, दूसरा B है। ठीक है, एक ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं, A एंड B। अब मैं चाहता हूं कि T1 ऑब्जेक्ट के अंदर जो A डेटा मेंबर है उसको एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं कमांड कैसे दूंगा कि T1 डॉट A। अब T1 के A के अंदर जो चीज है वो आ जाए। ठीक है, इसके अंदर वैसे तो कुछ भी नहीं है, मतलब हम कमांड ऐसे देंगे, अगर सी आउट करवाएंगे तो फिर भी हम कहेंगे T1 डॉट A, यानी क्योंकि हम A को एक्सेस करना चाहते हैं। इसके अंदर दो चीजें हैं, इसलिए हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम B को एक्सेस करेंगे तो हम लिखेंगे T1 डॉट B। राइट, अब आप सपोज करें कि T2 भी हमारा एक डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने डेमो क्लास का एक T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और एक T1 है। T2 के अंदर भी दो डेटा टाइप्स हैं, एक इंटीजर है, एक इंटीजर A है, दूसरा इंटीजर B। राइट, तो हमने T1 के A को 3 असाइन कर दिया, T1 के B को 4 असाइन कर दिया, T2 के A को 5 असाइन कर दिया और T2 के B को 6 असाइन कर दिया। ठीक है, अब हम इसके लिए कोडिंग लिखते हैं, यानी T1 के A और A में 3 और B में 4 चला जाए, और T2 के A में 5 और T2 के B में 6 चला जाए। इनकी हम कोडिंग लिखते हैं। उसके बाद हम एक और कोड लिखेंगे जिसमें हम T1 और T2 दो ऑब्जेक्ट हैं उसको फंक्शन में पास करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका कोड लिखते हैं। कोडिंग के लिए मैं कोड ब्लॉक का इस्तेमाल करने लगा हूं। पहले मैंने टर्बो का भी इस्तेमाल किया था, डेव का भी किया था, लेकिन टर्बो और डेव में एक चीज है कि वो प्रिडिक्शन नहीं देता। ये जो कोड ब्लॉक है वो प्रिडिक्शन दे देता है, जिस वजह से इसमें कोडिंग आसान भी हो जाती है और जल्दी में कोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम कैसे कोड ब्लॉक में कोडिंग करेंगे। सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके न्यू में और प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रोजेक्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कोड ब्लॉक में डिफरेंट चीजों की कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। हमने लेकिन कंसोल एप्लीकेशन पे काम करना है, तो हम कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करके
वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे C है और C++ है, तो आपने C++ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना है। तो मैं टाइटल में लिख देता हूँ, सपोज करें कि करीम ही लिख देता हूँ और नेक्स्ट कर दो। और ये कंपाइलर कौन सा यूज कर रहे हैं आपको उसको भी सिलेक्ट करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो कंपाइलर है ये C++ के लिए है, आपने ये बाय डिफॉल्ट रहने देना है। फिनिश कर दिया मैंने। अब आप देखें यहाँ पे वर्क स्पेस में एक करीम नाम का प्रोजेक्ट आ गया और इसके अंदर सोर्सेज में आप यहाँ जो प्लस का आइकॉन शो हो रहा है इसको क्लिक करेंगे तो आप एक main.cpp देखेंगे। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कोड है वो खुल के आ जाएगा कि आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। राइट, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास जिसका नाम मैं रख देता हूँ डेमो। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक इंटीजर ए दूसरा बी। राइट, अब पब्लिक में हम एक फंक्शन बनाते हैं जिस फंक्शन के थ्रू ए और बी को हम वैल्यू असाइन करें। यानी ए के अंदर हमने 3 रखा था और बी के अंदर 4 रखा था, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं। मैं वाइड सेट डेटा कर देता हूँ फंक्शन का नाम। ठीक है, अब वाइड सेट डेटा में हम क्या करेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, इंटीजर x और दूसरा इंटीजर y, ताकि हम जब इसको कॉल करें तो 2 आर्ग्यूमेंट दें और a और b की वैल्यू सेट है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, a के अंदर x चला जाए और b के अंदर y चला जाए। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे एक डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट T1 में बनाता हूँ। T1 के अंदर मैं 3 देता हूँ और 3 और 4 देता हूँ। अब जैसे ही मैंने 3 और 4 दिया तो क्या होगा कि ये जो डेमो क्लास का T1 है उसके A में 3 चला जाएगा और B में 4 चला जाएगा। राइट, लेकिन हमें ये ऐसे नहीं देना पड़ेगा, हमें T1 के थ्रू सेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सेट डेटा को मैं कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं 3 और 4 दूंगा। ठीक है, वो हम तब हम ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट उस वक्त वैल्यू दे रहे थे जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने x एंड y के थ्रू a और b को इनिशियलाइज किया है, तो हमें इस सेट डेटा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब मैं डेमो क्लास का T2 ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। T2 ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सेट डेटा को कॉल करते हैं, क्योंकि हमारे पास फंक्शन तो पड़ा है ना सेट डेटा, तो सेट डेटा को कॉल करते हैं और इसके अंदर 4 एंड 5 एंड 6 को मैं एज आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ। तो मैंने 5 और 6 को एज आर्ग्यूमेंट दे दिया, तो ये सेट डेटा को कॉल करेगा T2 एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर 5 एंड 6 जाएगा। तो T2 ऑब्जेक्ट जिसका A 5 से इनिशियलाइज हो जाएगा और B 6 से इनिशियलाइज हो जाएगा। राइट, अब हमने क्या करना है, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हमने ये T1 और T2 ऑब्जेक्ट्स को पास करना है। तो मैं फंक्शन बनाता हूं वाइड और ऑब्जेक्ट हैज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऑब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे। तो डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट है ना, जैसे हम इंटीजर a लिखते हैं या इंटीजर x लिखते हैं, तो अब हमने ऑब्जेक्ट को पास करना है, तो हमें डेमो का ऑब्जेक्ट पास करना है। जैसे हम डेमो क्या है, एक समझो डेटा टाइप है जिसका हमने वेरिएबल पास करना है। ठीक है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि इसका वेरिएबल पास करना है, तो हम डेमो का एक वेरिएबल लिखेंगे, यानी S1 सपोज कर रहे हैं आप, और दूसरा डेमो का S2। ठीक है, ये 2 क्या हो गए, डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट हो गए जिनको हमने एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हैं। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, जरा इसको देखते हैं। सपोज करेंगे मैंने डेमो क्लास का एक T3 ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके थ्रू मैं T3 के थ्रू ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट जो हमारा फंक्शन हमने बनाया है उसको कॉल करूंगा। ठीक है,
जब मैं उसको कॉल करूंगा तो इसके अंदर हम दो ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एक ये वाला T1 और एक T2, T1 और कामा T2। अब यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात, जैसे ही मैंने डेमो क्लास का T3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसके अंदर T3 के अंदर दो पार्ट तो होंगे, एक इंटीजर A का और इंटीजर B का, क्योंकि T3 ऑब्जेक्ट भी डेमो क्लास का है, ये भी उतने ही बाइट रिजर्व करेगा जितने T1 कर रहा है और T2 कर रहा है। तो यानी इसके अंदर एक ब्लॉक तो होगा अपना जिसके अंदर A एंड B दो डेटा टाइप होंगे, राइट। उसके अलावा यहाँ पे T1 एंड T2 एज अ ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। यहाँ पे T1 है, दो दफा मैंने T लिख दिया है, सो यहाँ पे T1 है यानी ये वाला ऑब्जेक्ट है और T2 ऑब्जेक्ट है यानी ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर दो चीजें और आ गई, तो इसके साथ साथ T1 और T2 का भी ब्लॉक हमारे पास आ गया। आप इसको एज अ ब्लॉक ले लेंगे, दो ब्लॉक है, आपको समझाने के लिए मैं ये ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ। तो T1 भी आ गया, T2 भी आ गया और T3 के अपने डेटा मेंबर्स यानी A एंड B जो क्लास के अंदर है वो भी आ गए। ये तो इसने तो आना ही आना था और इसने T1 एंड T2 ने इसलिए ये दो ब्लॉक्स आए हैं क्योंकि हमने T1 और T2 को एज ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट पास किया है, ठीक है। अब हमारा एक टास्क है कि हमने इसका T1 का A और T2 का A है, इन दोनों को ऐड करके T3 के का जो A है उसको इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। और T1 का B है और T2 का B है, इन दोनों को ऐड करके T3 के B को इनिशियलाइज कर देना है। तो T1 का A और T2 का A ऐड होगा, T1 का A B और T2 का B ऐड होगा। तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन कैसे लिख सकते हैं कि T3 के A में, ठीक है, ये A है T3 का, इसके अंदर T1 का A प्लस T2 का A ऐड होके आ जाए, ठीक है। और B को हमने T1 के B और T2 के B से इनिशियलाइज करना है, तो हमने B के अंदर T1 का B प्लस T2 का B ऐड होके आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि T1 T2 से T3 के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। ये S1 और S2 जो T1 और T2 की वैल्यूज कैरी करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि A के अंदर S1 डॉट A प्लस S2 डॉट A, ठीक है। और B के अंदर क्या हो S1 डॉट B प्लस S2 डॉट B। ये काम हमारा हो गया। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जिस फंक्शन में A और B की वैल्यू डिस्प्ले हो। तो वाइड डिस्प नाम का मैं फंक्शन बना लेता हूं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि A एंड B की वैल्यू डिस्प्ले होगी। सो देखते हैं, हम सी आउट करता हूं मैं A को, उसके बाद मैं सी आउट और एंटर लगा देता हूं न्यू लाइन के लिए, फिर सी आउट करता हूं मैं B को, ठीक है। ये काम हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि T1 को हमने सेट किया है, तो सेट करने के बाद T1 से हम कॉल करवाते हैं हम डिस्प फंक्शन को, यानी T1 का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद हम T2 से कॉल करवाते हैं डिस्प फंक्शन को, यानी T2 में जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो जाए A और B की। उसके बाद हम एक डेमो क्लास का T3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमने सबसे पहले सेट डेटा को सबसे पहले हमने फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन को कॉल करना है ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमने क्या करना है T1 और T2 ऑब्जेक्ट्स को पास करना है। तो मैं T1 और T2 ऑब्जेक्ट दोनों को पास करना है, ठीक है। ये काम भी हो गया।
अब हमने T3 के ऑब्जेक्ट में जो चीज पड़ी है यानी A और B, उन दोनों की वैल्यू को भी देखना है, तो हम डिस्क फंक्शन को T3 से कॉल कर देते हैं। ठीक है, T1 से हम डिस्क फंक्शन को कॉल किया, यानी T1 के अंदर जो A और B है उनमें कितना डेटा है वो शो करने के लिए। T2 से हमने डिस्क फंक्शन को इसलिए कॉल किया कि T2 ऑब्जेक्ट में जो डेटा है वो शो हो। T3 को हमने इसलिए कॉल किया ताकि जो T3 के A और B में डेटा है वो शो हो जाए। तो T3 के A और B में 3 + 5 8 होगा और 4 + 6 10 होगा। तो आइए हम देखते हैं। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं। तो मैंने कंपाइल किया है, तो यहाँ पे एक एरर दे रहा है। अच्छा, एरर ये दे रहा है कि आपने यहाँ पे T1 को डायरेक्टली T1 से डायरेक्ट सेट डेटा को कॉल किया है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम T1 को पहले बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर T1 से हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे T2 से भी हमने ऐसे किया हुआ है। तो पहले हमने T1 को क्रिएट किया, फिर T2 को क्रिएट किया, फिर T2 से हम कॉल करवाएंगे, राइट। T3 को भी हमने ऐसे ही किया हुआ है, तो T3 को भी पहले हम क्रिएट करेंगे, फिर हम T3 से कॉल करवाएंगे। अब हम इसको करते हैं रन। मैं रन करता हूँ। अच्छा, रन हो गया हमारा प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे वैल्यू और रिजल्ट सही आ रहा है, लेकिन सही से शो नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे एंड लगाया है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि A की वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद यहाँ बस ऐसे स्पेस कर देता हूँ, और उसके बाद B की वैल्यू डिस्प्ले हो तो न्यू लाइन आ जाए, ताकि A की वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद हम जो नेक्स्ट टाइम A की वैल्यू है तो वो न्यू लाइन पे आए, ताकि हमें जो A और B की वैल्यूज हैं वो सही। तो अब मैं इसको करता हूँ रन। तो मैं रन करता हूँ, आप रिजल्ट देखिएगा। तो मैंने रन किया, जो T1 का ऑब्जेक्ट था उसके अंदर 3 और 4 थे, जो T2 का था उसके अंदर 5 और 6 थे, जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाई थी। अब देखते हैं T3 के अंदर T3 के A के अंदर A के अंदर 8 आ गया और T3 के B के अंदर 10 आ गया। ठीक है, तो ये तीनों जो मैंने आपको ब्लॉक्स दिखाए हैं, इन तीनों के रिजल्ट ही आपने देखे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड अल्लाह।